नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसे मुद्दों की बात करने वाले हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, मुख्य वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे: मानव गतिविधियों में वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि से वातावरण तेजी से नष्ट होता आया है। आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। इसकी वजह से ही आपके औद्योगिकीकरण भी बढ़ रहा है और गांव के लोग शहरों में आकर बस रहे हैं। उसकी वजह से भी आपके पर्यावरण नष्ट हो रहा है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की विसंगतियां हमारे सामान्य वैश्विक पर्यावरण के लिए कई गंभीर समस्याएं बन गई हैं। कैसे? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे हैं। पहला है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको अपन कहते हैं हरित गृह प्रभाव, तथा वैश्विक ऊष्मन, जिसको अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? अगला देखिए, जैव विविधता के नुकसान। थर्ड है आपका मरुस्थलीकरण। फोर्थ है ओजोन परत की कमी, अम्ल वर्षा। इसके बाद है आपका तेल रिसाव और फिर है खतरनाक अपशिष्टों का निपटान। अब इन सारे मुद्दों को एक एक करके हम क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज की इस क्लास में ग्लोबल वार्मिंग की और हरित गृह प्रभाव की। किस प्रकार हरित गृह के द्वारा ही आपके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देखिए, बात करते हैं किसकी, यहां पर हरित गृह प्रभाव, जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? एक तरीके से ये कांच का एक कक्ष होता है, कमरा होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक कांच का कमरा है। इस कमरे के अंदर जो सौर ऊर्जा है उसके द्वारा पौधों को उगाया जाता है। ये मान लीजिए क्या है, आपका एक कांच का कक्ष है, जिसकी तुलना हम अभी किससे करेंगे, हमारे वायुमंडल से करेंगे। अब देखिए, सन है, सूरज, उससे क्या आ रही है, सौर ऊर्जा आ रही है। ठीक है, सौर ऊर्जा ही आपके क्या है, एक ऊष्मा का रूप है। अब इसी के द्वारा ही ये जो पौधे हैं उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अब ये जो आपके कांच का कक्ष है, इससे ये जो विकिरण है वापस परावर्तित नहीं हो पाती, यानी कि इसी के अंदर रहती है, जिसकी वजह से इस कक्ष का तापमान हमेशा गर्म रहता है और जो कि पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से किस प्रकार से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, ये जो हमने कांच का कक्ष लिया है, इसको हमने माना वायुमंडल है। ठीक है, सूरज से क्या आ रही है, सौर ऊर्जा आ रही है। सौर ऊर्जा क्या कर रही है, इन पेड़ पौधों को वृद्धि करने में सहायक है। इन पेड़ पौधों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है, औद्योगिकीकरण बढ़ा है, वनोन्मूलन हुआ है, तो आपके पेड़ पौधे कट गए हैं, जिसकी वजह से अब ये शीशे जो है, यहाँ पर शीशे का जो कक्ष है उसको अपन ने कह दिया वायुमंडल, तो ये अपना है वायुमंडल। ठीक है, तो यहां पर कुछ गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से, और आपकी मीथेन भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी है, ऐसे कई गैसेस है। मुख्य रूप से आपकी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस की वजह से, क्योंकि आपको पता है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बहुत ज्यादा नई नई तरीके के वाहन आ रहे हैं, नई नई तरीके की चीजें आ रही हैं, जिसकी वजह से इन सब की मात्रा बढ़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः और बाकी अन्य जो हरित गृह गैसेस हैं वो क्या करती हैं, ये जो बाद में विकिरण है इनको परावर्तित नहीं होने देती, यानी कि इन गैसेस की वजह से यहाँ पर ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ रहा है। पहले इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, औद्योगिकीकरण हुआ है, उसकी वजह से जो पृथ्वी का तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने को ही अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ऊष्मन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है इन हरित गृह गैसेस की वजह से। क्लियर हुई? अब
आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है हरित गृह प्रभाव क्या है। दूसरा, आपसे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ऊष्मन पूछा जा सकता है। तीसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है कि किसकी वजह से ये हो रहा है। क्लियर। अब आप कहेंगे कि मैम इन सब की वजह से प्रभाव क्या है, तो जो वैश्विक ऊष्मन है उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, आपको पता है पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। वैसे तो हरित गृह प्रभाव जरूरी है, लेकिन एक मात्रा तक। क्यों? क्योंकि अगर ये हरित गृह प्रभाव नहीं होगा तो हमारे पृथ्वी का तापमान -70 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि अपने किसी जो जीव होते हैं उनको रहने के लिए उचित नहीं है। तो यानी कि पृथ्वी के तापमान को थोड़ा गर्म होना जरूरी था, वायुमंडल को। तो इसी वजह से ये जो हरित गृह प्रभाव है ये यहाँ पर होता है। लेकिन अब जब ज्यादा मात्रा में ये गैसेस, हरित गृह गैसेस जो है आपकी रिलीज होती है, उसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी पर ग्लेशियर्स है वो आपके पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा? प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो इन गैसेस की वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसी को अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर। देखिए यहां पर हरित गृह प्रभाव तथा वैश्विक ऊष्मन। हरित गृह का प्रभाव क्या होता है? हरित गृह एक शीशे का कक्ष होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश को रोककर पौधों को उगाया जाता है। क्लियर। सूर्य का प्रकाश शीशे द्वारा प्रवेश करता है, उसको अवशोषित करके अंदर सौर विकिरण छोड़ता है। सूर्य के प्रकाश के विपरीत शीशे के द्वारा बाहर नहीं जा सकती है, वापस बाहर नहीं जा रही है शीशे की वजह से। ऊष्मा उत्पन्न करते हैं जो कांच के चैम्बर से बाहर नहीं जा सकती है। अतः सर्दियों के एक ठंडे दिन भी हरित गृह काफी गर्म रह सकता है, यानी कि सर्दियों में भी इस तरीके से पौधों की वृद्धि हो सकती है, जिससे पौधों की वृद्धि में सहायता मिल सकती है। ऊष्मा की यह घटना जो शीशे के कक्ष के अंदर सूर्य किरणों के विकिरण से होती है, इसे अपन क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर। आगे देखिए, बात करते हैं वैश्विक ऊष्मन की यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? हरित गृह गैसेस की वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसी को अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देखो, ग्रीन हाउस का प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर होती रही है। इस प्राकृतिक ग्रीन हाउस का प्रभाव जो पानी की वाष्प और पानी के छोटे छोटे कणों से संभव है, उसी के कारण धरती पर जीवन संभव हो सका है। ग्रीन हाउस भूमंडलीय तापमान का 95% से भी अधिक उत्पादन करते हैं। औसतन वैश्विक तापमान प्राकृतिक ग्रीन हाउस के प्रभाव से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखते हैं। इस घटना के बिना औसतन वैश्विक तापमान कितना? -70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इतने कम तापमान में जीवन का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसीलिए ही जो है ये हरित गृह प्रभाव होने वाली क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। क्लियर। आगे देखिए, यहां पर देखो क्या हो रहा है। ये सूरज से सौर ऊर्जा आ रही है, विकिरण आई, पृथ्वी से सौर विकिरण परावर्तित हो जाते हैं, लेकिन हरित गृह गैसेस की वजह से ये यहाँ पर ही रह जाती है। अवशोषित विकिरण हरित गृह गैसों द्वारा पुनः उत्सर्जित होते हैं, और उसी की वजह से ही आपका क्या होता है? भूमंडलीय तापमान बढ़ता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। देखिए, औद्योगिकीकरण से पहले मनुष्य के सामान्य गतिविधियों से वातावरण के तापमान में कोई खास वृद्धि नहीं होती है, लेकिन शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण ग्रीन हाउस से निकली हुई गैसों में वृद्धि होती है। मुख्य रूप से कौन सी गैस है? आपको याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस, उनके स्रोत और उनका कारण। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि ये सबसे मुख्य गैस है। CO2 जीवाश्मीय ईंधन के जलने से, वनों की कटाई से। आपको पता है वनों के जो आपके वन है उनमें क्या होते हैं? पेड़ पौधे। वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा ये जो आसपास उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं।
अब जब वनों को ही काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो अवशोषित करेंगे, यानी कि वनों की कटाई पर, पेड़ पौधों की कटाई पर CO2 की मात्रा वायुमंडल के अंदर ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये बढ़ रही है। और जीवाश्मीय ईंधन के जलने से, जो जीवाश्मीय ईंधन है, कोयला है, पेट्रोल है, इनको जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसकी वजह से आपके जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरा देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये आपके प्रशीतन, जो आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं, इनमें आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। विलायक, ऊष्मारोधी फार्म, हवाई ईंधन, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग में लिया जाता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से भी ये भी आपकी क्या है, एक हरित गृह गैसेस के अंदर आता है। अगला देखिए मीथेन, जिसको अपन कहते हैं ना प्राकृतिक गैस CH4। धान उगाने, मवेशियों के मलमूत्र और अन्य पशु, दीमक, जीवाश्मीय ईंधन का जलना, लकड़ी, भूमि भराव, इन सब से आपकी ये जो मीथेन गैस है वो निकलती है, जो कि एक हरित गृह गैस है। अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहां पर आपका है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, देखो जीवाश्मीय ईंधन का जलना, उर्वरक, लकड़ी और फसल अपशिष्टों का जलना, इन सब की वजह से ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जो कि एक हरित गृह गैस है। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हमारे ग्रह में जैविक और अजैविक घटकों दोनों को प्रभावित करता है। जैविक घटक क्या हो गए, आपके जितने भी जीवित चीजें हैं, जैसे कि आपके उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए, है ना, उत्पादक में पेड़ पौधे आ जाएंगे, उपभोक्ता में हम सब आ जाएंगे, और अपघटक हो गए जिसके अंदर आपके जीवाणु और कवक आते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपके जैविक घटक। अजैविक घटकों की बात करूं तो तापमान है, आर्द्रता है, जल है, आपके वायु है, ये सभी आपके प्रभावित होते हैं इस तापमान की वजह से। क्यों? क्योंकि देखो ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी कि ये प्रभावित हो रहे हैं अजैविक घटक, तापमान में वृद्धि हो रही है, अजैविक घटक प्रभावित हो रहा है। देखिए जलवायु पर प्रभाव, भूमंडलीय तापन की वजह से पृथ्वी के अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के गर्म होने की संभावना है और अधिक रहने योग्य बन सकते हैं, लेकिन कटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा की नमी कम हो जाएगी। इस प्रकार कृषि की उत्पादकता में कमी का कारण होगा, यानी कि जलवायु में भी परिवर्तन होता है आपके इस वैश्विक ऊष्मन की वजह से। गर्म होने के कारण समुद्र से अधिक पानी वाष्प बन जाएगा, इस कारण अत्यधिक वर्षा होने लगेगी, इसके कारण वर्षा का पैटर्न भी बदल जाएगा, क्योंकि ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा वाष्पित होगा और ज्यादा ही मात्रा में नीचे आएगा, और उसकी वजह से वर्षा का पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए, कम ज्यादा हुई तो कम हुई तो सूखा पड़ जाएगा, ज्यादा हुई तो बाढ़ आ जाएगी। वर्षा का तरीका बदलने के कारण अत्यधिक भीषण बाढ़ का खतरा हो सकता है। जलवायु के तरीके में बदलाव आएंगे, जिसके कारण वायु प्रवाह के तरीके बदल जाएंगे। हरिकेन, टॉर्नेडो, तूफान की तीव्रता में काफी वृद्धि कर देता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर अपने पृथ्वी का तापमान इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हम किस दिशा की ओर चले जाएंगे। जब ऊष्मा इसी तरह वायुमंडल में एकत्रित होती रहेगी, तब हवा पृथ्वी की सतह के बाहर वायु को उत्पादित करेगी। गर्म व ठंडक एक साथ होने के कारण मौसम काफी खराब हो जाता है। बर्फ से ढके ग्लेशियर पिघल जाएंगे, है ना, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो वो बर्फ पिघलने लगेगी। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। पृथ्वी के निम्न क्षेत्र, उदाहरण जैसे कि बांग्लादेश है, मिस्र है, USA, फ्लोरिडा, हॉलैंड, पानी में डूब जाएंगे। तो अगर ग्लेशियर पिघल गए, इसी तरीके से तापमान बढ़ता रहा उसकी वजह से, तो कुछ जो क्षेत्र है वो आपके पानी के अंदर ही डूब जाएंगे। आगे बात करते हैं प्राणियों पर प्रभाव की। तो जब CO2 की मात्रा ज्यादा होगी तो आपके हमको ही दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्या है, आपके तापमान को बढ़ा रही है और हम तो CO2 वैसे ही रिलीज कर रहे हैं, और क्योंकि हम वनोन्मूलन कर रहे हैं तो CO2 की मात्रा बढ़ती रहेगी। फिर तो देखिए, वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता पौधों में प्रकाश संश्लेषण उत्पादन को बढ़ा देती है, क्योंकि
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, CO2 को अवशोषित करते हैं। बदले में ही अधिक कार्बनिक पदार्थ तैयार करता है। यह एक सकारात्मक प्रभाव प्रतीत होता है, यानी कि ये तो अच्छी बात है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं तो। किंतु फिर क्या होगा, अपतरणों का जल्दी जल्दी उत्पन्न होना तथा वह भी लाभदायक पौधों की कीमत पर, यानी कि जो अपतरण है वो जल्दी जल्दी उत्पन्न होंगे क्योंकि वो भी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। अगला देखिए, पौधों को खाने वाले कीटों और अन्य पीड़कों की संख्या भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे इस परितंत्र के अंदर खाद्य श्रृंखला चलती है। उत्पादकों पर जो जीवित जीव है जैसे कि कीट है, शाकाहारी जीव है, उनकी संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या बढ़ रही है। अन्य जीवों के जीवित रहने पर भी प्रभाव पड़ता है। हरित गृह प्रभाव का सामना करने की योजनाएं, तो देखो हम क्या क्या कर सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान इतना ना बढ़े। तो जो जीवाश्मी ईंधन है उसका कुछ ऐसा वैकल्पिक रूप हम प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। औद्योगिकीकरण को थोड़ा कम कर सकते हैं, प्रदूषण से बचा सकते हैं हमारी पृथ्वी को। देखिए, हमें तत्काल कदम उठाकर ग्रीन हाउस से निकलती हुई गैसों, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके वैश्विक ऊष्मन को कम करना चाहिए। निम्नलिखित चरणों का पालन करके हम ग्रीन हाउस से निकलने वाली गैसों के वातावरण में उत्सर्जन कम कर सकते हैं। कैसे? देखो, विद्युत संयंत्रों और वाहनों की ईंधन दक्षता को बढ़ाकर, वनों की कटाई को कम करके, क्योंकि अगर वनों की कटाई कम होगी तो ज्यादा मात्रा में CO2 अवशोषित होगी पेड़ पौधों के द्वारा, तो CO2 की मात्रा नियंत्रित रहेगी। विकास सौर ऊर्जा के कार्यान्वयन, यानी कि गैर जीवाश्मी ईंधन के विकल्प ढूंढकर, वनीकरण का समर्थन और पौधों के रोपण को करके, यानी कि वृक्षारोपण करके, और वायु प्रदूषण को कम करके, यानी कि इन सब उपायों को करके हम इस वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? आज की इस क्लास में हमने वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा पढ़ा है कौन सा, यहाँ पर हरित गृह प्रभाव, जिसकी वजह से आपके क्या हो रहा है, वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लियर हुई बात? अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।